एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब हम बीएससी थर्ड ईयर पढ़ रहे हैं अभी इसमें, तो हमने सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है, अब इसमें हम बाकी तीन प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ये जो तीन प्रोसेसेस हैं, प्लाज्मोलिसिस, डिप्लाज्मोलिसिस और एम्बाइबेशन, इनमें से जो दो हैं प्लाज्मोलिसिस और डिप्लाज्मोलिसिस, ये बेसिकली ऑस्मोसिस में हम पढ़ते हैं। जब हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था तो हमने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने उसके डेफिनेशन में ध्यान दिया होगा तो उसमें ये प्लाज्मोलिसिस वर्ड यूज़ हुआ था। ठीक है, किसमें? ये हमने यूज़ किया था एक्सोऑस्मोसिस में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा उस चीज़ का, वो टर्म का क्या मतलब है, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस हैं विद थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। ठीक है, बहुत पतला सा एक डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, जो हमको एक माइंड में रहना चाहिए। इन बैक ऑफ माइंड वी शुड हैव दैट पॉइंट नोटेड कि कैसे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन अलग अलग है। ठीक है, सेम इस लेक्चर में जो इम्बाइबेशन है और डिफ्यूजन है वो बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं बट हैव सम डिफरेंसेस। ठीक है, वो डिफरेंसेस को कहाँ आना चाहिए? इन बैक ऑफ योर माइंड, हमेशा याद रखना चाहिए कि वो डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन अ टॉपिक, प्लाज्मोलिसिस, डिप्लाज्मोलिसिस एंड इम्बाइबेशन। अब देखते हैं प्लाज्मोलिसिस। इसमें जो लिखा हुआ है वो आप लिख लेना, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि वो बात एक्चुअली लिखी हुई क्या है, जो लिखा है आपने इस पूरे पॉइंट्स में वो है क्या। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो सेल का पानी है ना, सेल में एक जार लिया हमने। ऑस्मोसिस में एग्जाम्पल जो हमने दिया था वो याद है, एक जार है उसमें एक सेल है। ठीक है, अब ऐसा हो रहा है कि जो सेल में पानी की मात्रा है, जो अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल है वो कितना है? ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सोल्यूशन आउटसाइड द सेल। ठीक है, जो जार है उसमें पानी की मात्रा कम है इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कंस्टिट्यूट बाय द सेल। तो क्या होगा? सेल अपना वाटर जो है वो सोल्यूशन में भेज देगा, वो बाहर जार में निकाल देगा। ठीक है, इससे क्या होगा? सेल का साइज़ श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सेल कैसा हो जाएगा? छोटा। अब तुम इमेजिन करो जैसे चना है। ठीक है, अब चना अगर धूप में रख दोगे तो क्या होगा? उसका पानी ऊज आउट कर जाएगा, उससे पानी निकल जाएगा, तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो सेल है उसका पानी निकल गया तो वो कैसा हो गया? छोटा हो गया। द वर्ड प्लाज्मोलिसिस वॉज जनरली नहीं होगा इसमें, जनरली हटा देना, वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन एंड ए ग्रीक वर्ड प्लाज्मा द मोल्ड एंड लिसिस मीन्स लूजिंग। प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? बाउंड्री जैसा मान लो। ठीक है, ये जर्मन और ग्रीक वर्ड से निकाला गया टर्म है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस जर्मन और ग्रीक वर्ड से क्यों लिया गया? हिंदी इंग्लिश से क्यों नहीं लिया गया? कोई भी और लैंग्वेज से लिख सकते थे ना, हो सकता चाइनीज़ होता, जापानीज़ होता, क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये लैंग्वेजेस में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जब फर्स्ट ईयर डिस्कस किया था तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जो जर्मन और लैटिन वर्ड्स हैं ये डेड लैंग्वेज से आते हैं, मतलब अब इनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं और इनको कोई ज़्यादा बोलता भी नहीं है। तो जब चेंजेस नहीं हो रहे हैं, है ना, तो उनके वर्ड्स का मतलब चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आज भी अगर उसका मतलब प्लाज्मा का मतलब मोल्ड है तो 10 साल बाद भी प्लाज्मा का मतलब मोल्ड होगा, इसलिए आपको उसमें नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, वो डेड लैंग्वेज होती जा रही है, मतलब धीरे धीरे उसके बारे में लोगों को नॉलेज कम होता जा रहा है। अगर वो साइंटिफिक वर्ड्स में यूज़ होते रहेंगे, ठीक है, तो थोड़ा बहुत लोगों को उसका टच रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो लैंग्वेज खो गई। ठीक है, वो लैंग्वेज स्टिल यूज़ में कंटिन्यू रहेगी, इसलिए जर्मन और ग्रीक वर्ड्स का, जर्मन एंड लैटिन वर्ड्स का यूज़ होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा का मतलब हमने क्या पढ़ा? द मोल्ड। एंड लिसिस का मतलब क्या पढ़ा? लूजिंग। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस हो गया। अब हो गया सिग्निफिकेंट ऑफ प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस के यूज़ क्या है? अचार, जो भी चीज़ आप प्रिवेंट करते हो ना, खाने की चीज़ें, जैसे मीट है ना, अब मैं खाती नहीं हूँ बट स्टिल आई नो कि फिशेस को शायद सॉल्ट लगा के रखते हैं। ठीक है, या फिर आप अचार देख लो, पिकल, मैं बहुत अचार खाती हूँ तो अचार का एग्जांपल ले लो, जेली का एग्जांपल ले लो, इन सबको ऐसे रखा जाता है कि प्लाज्मोलिसिस की कंडीशन में रखा जाए, ड्राइड कंडीशन में रखा जाए। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? देखो, दो तरीके का अचार बनते हैं, एक जिसमें पानी ज़्यादा होता है, दूसरा जो ड्राइड फॉर्म में होता है। जिसमें पानी ज़्यादा होता है उसमें क्या है? लिविंग सेल है। लिविंग सेल है तो फंगस अटैक करेगा। ठीक है, उसको खाने के लिए। जो चीज़ ऑलरेडी डेड है ना, उसमें फंगस का अटैक नहीं होता है जनरली। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें पानी नहीं है। अगर
किसी चीज़ को आई एम सो सॉरी, अगर किसी चीज़ को उस पे ग्रो करना है तो उनको वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से मिलेंगे? उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर से। जो गीला वाला अचार है, अगर उसमें फंगस ग्रो करेगा तो उसको उस अचार से ही पानी मिल जाएगा, ठीक है, उस पिकल से पानी मिल जाएगा, तो वो ईजिली सर्वाइव कर पाएगा। वेयर एज जो ड्राइड वाला है, उसमें प्लाज्मोलिसिस की कंडीशन लगाई गई, अचार लगाया गया, उसमें ऑलरेडी पानी की मात्रा कम है, तो वो किसी और को कैसे मीठा पानी नहीं दे सकता वो। इसलिए प्रिजर्वेशन में प्लाज्मोलिसिस का यूज़ होता है, ठीक है। हेल्प टू मेजर प्रिजर्व मीट जेली, ठीक है, यूज़ फॉर पिकलिंग एज अ सॉल्टिंग स्केल, ओके। यूज़ टू प्रूव द परमेबिलिटी ऑफ द सेल, प्रूफ करने के लिए होता है, ठीक है। सेल आई एम सो सॉरी, सेल लिविंग है या डेड है वो कंडीशन बताने के लिए हेल्पफुल होता है। इट इज़ हेल्पफुल इन किलिंग वीड्स। बहुत जगह सुना होगा तुम लोगों ने कि जो वीड्स होती हैं, वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जो खेत में उग जाते हैं पर वो क्रॉप्स नहीं होते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होता, वो सिर्फ उग जाते हैं, बल्कि वो दिक्कत क्या करते हैं, जो क्रॉप में न्यूट्रिएंट्स जाने होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स वो खुद ले लेते हैं, तो जो क्रॉप होती है वो वीक पैदा हो जाती है, बहुत कमज़ोर क्रॉप पैदा होती है। क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला तो पेड़ मर गए, ऐसा हो जाता है। इन अनवांटेड प्लांट्स को भी हटाने के लिए क्या किया जाता है, इनके ऊपर नमक का छिड़काव कर देते हैं। अब जैसे ही नमक डाला तो इन्वायरमेंट में NaCl ज़्यादा हो गया, पानी कम हो गया, तो अब जो प्लांट है वो क्या करेगा, अपना पानी बाहर निकाल देगा, ठीक है, टू मेंटेन द सोल्यूशन इन एन आइसोटोनिक फॉर्म। आइसोटोनिक फॉर्म क्या होता है, पुराने वाले वीडियो में जाके देखना, ठीक है। तो क्या हुआ, ये आइसोटोनिक बनाने के लिए उसने अपना पानी निकाल दिया। जैसे ही प्लांट अपना पानी बाहर निकालेगा, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, डेड प्लांट हो जाएगा। सिंस वो डेड है, वो न्यूट्रिशन का अपटेक करेगा नहीं, ठीक है। तो प्लाज्मोलिसिस का यूज़ कहाँ होता है, इन किलिंग ऑफ वीड्स, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड हमने पढ़ लिया। विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोलिसिस द प्लांट ग्रोज इन द वॉल्स ऑफ एन हाउस बाय किलिंग एंड एडिंग टू द हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो ये जितने भी आपको कोई भी चीज़ डेड करनी हो ताकि उसमें फंगल अटैक या कोई और अटैक ना हो, तो क्या करो, प्लाज्मोलिसिस करा दो। कोई भी चीज़ मारनी हो तो प्लाज्मोलिसिस करा दो, ठीक है। समझ में आई ये बात, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस। डी प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, उसमें क्या हो रहा था प्लाज्मोलिसिस में, अब देखो, जब भी आप किसी टर्म का अपोजिट पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली वो फुल अपोजिट होगा, ठीक है, मतलब डिफरेंस अपोजिट में पढ़ रहे हो, वो प्लाज्मोलिसिस था, ये डी प्लाज्मोलिसिस मतलब प्लाज्मोलिसिस का उल्टा। प्लाज्मोलिसिस में क्या हो रहा था, सेल का साइज़ क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था। अब डी प्लाज्मोलिसिस में सेल का साइज़ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात, क्या हो जाएगा, सेल का साइज़ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, उसमें छोटा हो रहा था सेल का साइज़, इसमें सेल का साइज़ बड़ा हो रहा था। प्लाज्मोलिसिस डी प्लाज्मोलिसिस समझ में आया, ठीक है। कैसे याद रखोगे, डी प्लाज्मोलिसिस में DE ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है ना, मतलब DE है उसके बाद प्लाज्मोलिसिस है, तो क्या हो रहा है, साइज़ क्या है इस वर्ड का, बड़ा है। तो हमेशा याद रखना, इसमें सेल क्या हो जाएगा, साइज़ सेल का कैसे हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या था या डी प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या था, मतलब एक जैसी वो है ना, अपोजिट टर्म्स है, तो कौन से वाले टर्म का क्या मतलब था वाली डिफरेंस आ जाती है ना, वो कन्फ्यूजन। तो हमेशा याद रखना, डी प्लाज्मोलिसिस वर्ड बड़ा है, मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। अब इम्बाइबेशन का क्या मतलब होता है, ये बहुत अब कैसी छोटी सी बात है, जैसे मान लो कि ये वुड है, क्या है ये, वुड, ये मेरी बहुत गंदी आदत है, चलो ये वुड है, ठीक है। अगर इसके ऊपर पानी गिरा दिया जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे ये वुड जो है, ये लकड़ी जो है, ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा और अपना साइज़ क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। तुमने देखा होगा जनरली जब बारिश का सीज़न आता है तो अगर आपके कोई दरवाजे या खिड़की हैं, ठीक है, जिसमें जो लकड़ी के बने हुए हैं, तो वो धीरे धीरे उनकी साइज़ बड़ी हो जाती है, उनको बंद करना और खोलना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, कभी देखना ध्यान दिए हो तो कभी, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो वुड का सरफेस है वो पानी को एब्जॉर्व कर लेता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में होने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसके ऊपर पानी डालते थे, रोज़ जाके 2 बूंद पानी डालते थे तो वो एब्जॉर्व करते करते बड़ा हो गया। मॉइस्चर की वजह से भी वो ऐसा शो होता है, क्यों, क्योंकि मॉइस्चर में भी क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस होता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ये पार्टिकल्स जो सॉलिड में प्रेजेंट रहते हैं इनको कहते हैं कोलाइड, और ये कोलाइड कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक।
हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है? जो छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनका मतलब अगर याद रहता है तो बेसिकली अच्छी बात ये होती है कि जहाँ पे भी आपको हाइड्रोफिलिक दिखेगा तो आपको पूरा मैकेनिज़्म समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाइड्रोफिलिक लिखा हुआ है मतलब इसका मतलब ये होता होगा। नहीं तो आप हाइड्रोफिलिक लिख तो आओगे पर आपको पता नहीं होगा कि हाइड्रोफिलिक मतलब हुआ क्या था। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। फिलिक का मतलब क्या होता है? लविंग। मतलब ये वाटर लविंग हैं। ये क्या करते हैं, इनको जहाँ पे भी वाटर मिलता है चिपक जाते हैं। जैसे तुम मैग्नेट को कह सकते हो आयरन लविंग। वाई? क्योंकि जहाँ पे भी आयरन दिखता है मैग्नेट जाके वहाँ पे चिपक जाता है। ठीक है। हाइड्रोफोबिक क्या कहते हैं? फोबिक का मतलब क्या होता है? फोबिक का मतलब होता है फियर। ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हुआ? जिसको पानी से डर लगता हो। जैसे मैं नहीं पर मेरे भाई, ठीक है, उनको पानी से डर लगता है, वो नहाते नहीं हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, वो हाइड्रोफोबिक है, उनको पानी से डर लगता है। हाइड्रोफिलिक जैसे मम्मी रोज़ सुबह उठ के नहा लेती हैं क्योंकि उनको पानी बहुत पसंद है। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, पर ठीक है, याद रखना। ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपना एम्बिवेशन हो गया। अब इसके अगर आप फीचर्स देखोगे तो द वाटर पोटेंशियल और द मेट्रिक पोटेंशियल ऑफ इम्बाइबेंट इज़ नेगेटिव, वेयर एज द वाटर हैज़ द वाटर पोटेंशियल ज़ीरो। वाटर पोटेंशियल टर्म हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वाटर पोटेंशियल एक ऐसी चीज़ होती है, बस ये याद रखना, छोटी सी चीज़ बता रही हूँ अभी, बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। जो भी प्योर वाटर है, ठीक है, बस ये याद रखो, प्योर वाटर की मैक्सिमम होती है वाटर पोटेंशियल और वो होती है ज़ीरो। अब किसी का मैक्सिमम ज़ीरो है तो उसका मिनिमम हमेशा किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। ठीक है। तो जब भी कोई इम्बाइबेंट होता है, ठीक है, तो उसका वाटर पोटेंशियल कितना होता है? नेगेटिव होता है। इंक्रीज इन वॉल्यूम, अभी हमने डिस्कस किया था कि जब उस वुडन जो डोर था उस पर अगर इम्बाइबेशन हो रहा था तो क्या हो रहा था? उसका साइज़ बढ़ रहा था, तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, अ स्टीप वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज़ क्रिएटेड व्हेन अ ड्राई इम्बाइबेंट कम। ठीक है। तो ये याद रखना कि जैसे ये एक वुडन ब्लॉक है, बहुत सूखा है, इसमें कभी जीवन में पानी नहीं पड़ा, इसमें जैसे ही पानी का सरफेस कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या होगा? सडन इम्बाइबेंट की प्रोसेस होगी, सडन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि जैसे जितना जितना डिफरेंस होगा, ठीक है, जितना सूखा वो लकड़ी है और जितना अच्छा ये पानी है एकदम प्योर, ठीक है, उतना जल्दी प्रोसेस ऑफ इम्बाइबेशन होगी और बहुत जल्दी और बहुत सडन और बहुत जल्दी स्ट्रांगली होगी। ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, टेक्सचर ऑफ इम्बाइबेंट, पीएच ऑफ मीडियम। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, एफिनिटी ऑफ द इम्बाइबेंट एंड इम्बाइबेट। इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट मतलब जो एब्जॉर्ब कर रहा है और जिसको एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है। वो लकड़ी का जो ब्लॉक था, जो डोर था, वो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा था। ठीक है। इसमें क्या है कि एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लो आयरन और मैग्नेट का एग्जांपल ले लो तुम। अगर आयरन इम्प्योर है तो क्या होगा? मैग्नेट चिपकेगा पर उतने अच्छे से नहीं चिपकेगा। ठीक है, ठीक ठाक, हाँ ठीक है, चिपक गया, तुम थोड़ा बहुत हिलाओगे वो गिर जाएगा, मैग्नेट तुरंत आयरन के ब्लॉक से अलग हो जाएगा। ठीक है। अगर वो प्योर आयरन है तो मैग्नेट बहुत स्ट्रांगली चिपकेगा और उसको निकालने में दिक्कत होगी। ठीक है। और अगर वो आयरन है ही नहीं तो मैग्नेट चिपकेगा ही नहीं। ठीक है। सेम चीज़ इसमें है, अगर दोनों एक दूसरे के फेवरेबल कंडीशन में हैं, अगर दोनों एक दूसरे के फेवरेबल कंडीशन में चल रहे हैं तो क्या होगा? दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है। मतलब बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और एकदम अच्छी कंडीशन है तो वो हमेशा एक साथ रहेंगे, उनको रिमूव करना डिफ़िकल्ट रहेगा, इम्बाइबेशन की प्रोसेस जल्दी हो जाएगी। पर अगर दोनों एक दूसरे से अनफेवरेबल है तो क्या होगा? चिपक ही नहीं रहे हैं, एकदम अलग अलग जा रहे हैं, नहीं हो रहा है इम्बाइबेशन की प्रोसेस, है ना? ऐसी चीज़ें होंगी, समझ में आती हैं? कंडीशन नेसेसरी, तो देयर आर 3 कंडीशन नेसेसरी। फर्स्ट, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन इम्बाइबेट और इम्बाइबेशन कितना होना चाहिए? नेगेटिव में होना चाहिए, पढ़ा था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इम्बाइबेट और इम्बाइबेशन समझ में आ गया होगा अभी। इम्बाइबेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों ऐसा होता होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो इम्बाइबेशन की प्रोसेस इंक्रीज़ हो रही हो? सोचना और बताना। ठीक है। इम्बाइबेशन इन प्लांट ज़रूरी क्यों है?
जो स्वेलिंग ऑफ सीड होती है। डिफ्यूजन, अभी देखो, अभी तुमको डाउट हुआ होगा कि स्वेलिंग ऑफ सीड हमने अभी अभी पढ़ा था, ऑस्मोसिस के एग्जांपल में भी स्वेलिंग ऑफ सीड देखा था, डिफ्यूजन के एग्जांपल में भी स्वेलिंग ऑफ सीड देखा था। अब इसमें कह रहे हैं स्वेलिंग ऑफ सीड, बाकी किसी के एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था पर ऐसा लिख के एग्जाम्पल में नहीं पढ़ा था। ऑस्मोसिस में हमने हमेशा बात की है वाटर की, 2 बाल के वाटर मॉलिक्यूल्स जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। डिफ्यूजन में बेसिकली हमने बात की थी कि देयर कैन बी 3 टाइप ऑफ डिफ्यूजन, 1 इज़ सॉलिड, सेकेंड इज़ लिक्विड, थर्ड इज़ ऑन गैसेस, ठीक है। और उसमें फेजेस डिफरेंस भी हो सकता है कि चलो सॉलिड का लिक्विड में हो रहा है या लिक्विड का सॉलिड में डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस ये अलग हुआ था। बेसिक एग्जांपल जो है स्वेलिंग ऑफ सीड का वो किस में आता है, इम्बाइबेशन में। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है बाय सॉलिड। अगर हमने कहा था ना ये काइंड ऑफ डिफ्यूजन है बट डिफ्यूजन नहीं है, जैसे ऑस्मोसिस काइंड ऑफ डिफ्यूजन था, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में मूवमेंट हो रहा था सॉल्वेंट का, पर उसमें क्या था, उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए था और दोनों जो मूवमेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है, लिक्विड का। तो बेसिकली लिक्विड का खेल था। इसमें क्या है, एक सॉलिड होना चाहिए, एक लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। Imbibition in the initial step of seed germination, the water moves into ovules, which is ripening the seeds of by imbibition. Imbibition is dominated in the initial state of water absorption by root. जो water जब रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर को, तो जो इनिशियल स्टेज होता है वो इम्बाइबेशन से शुरू होता है, ठीक है। अब ये डिफरेंसेस हैं। इम्बाइबेशन में क्या होता है, रेफर्स टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय अ जनरल सरफेस दैट कैन बी सॉलिड, दैट मस्ट बी सॉलिड, ठीक है। लेकिन डिफ्यूजन में फिर वही बात आती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिक्विड कुछ भी हो जाए, कोई भी गैसेस में अगर कुछ भी किसी भी चीज़ में किसी भी एनीथिंग हैव अ एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल, whether it is solid, liquid or gas, it can be considered as diffusion, ठीक है। फिर it takes both in a living and dead. जो इम्बाइबेशन है वो लिविंग और डेड दोनों में हो सकता है। जैसे कि एक लकड़ी का डोर, अब वो लकड़ी कट के डोर बन चुकी है तो ऑब्वियसली वो ज़िंदा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उसमें हो रहा है ना। Whereas diffusion is the process that only occurs in living cell. Diffusion किस में होता है, सिर्फ लिविंग सेल में होता है। इम्बाइबेशन it is a reversible process. कैसे रिवर्सिबल प्रोसेस है, थोड़े दिन जब गर्मी आएगी धीरे धीरे जो डोर है उसमें धूप लगेगी, उसमें गर्मी लगेगी, उसमें क्या होगा, धीरे धीरे डोर का साइज़ वापस बैक हो जाएगा। पर डिफ्यूजन हमने पढ़ा था इट इज़ इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है, इर्रिवर्सिबल, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। समझ में आया? आई होप इसमें इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।